कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग। हमारी क्लास चल रही है समाज कार्य के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट में एक पॉइंट दिया गया है समाज कार्य का क्षेत्र। मैंने लास्ट वाली जो हमारी क्लास हुई थी मैंने बाल कल्याण विकास पे बात किया था आप लोगों से कि बच्चे जो हैं राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं और बच्चों के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित होता है। इसी के साथ मैंने शुरुआत किया था, तो अंततः मैंने आप लोगों से जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा बच्चों के संबंध में, उन सभी पर मैंने लास्ट क्लास में बात किया है और मैंने वही बात किया है जो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ परिवार के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और 27-28 तारीख को पेपर है और वो पेपर है सोशल वर्क में, मेडिकल सोशल वर्क, एम्स मेडिकल सोशल वर्क की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, उन फैक्टों को भी नोट कर लीजिएगा, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिवार एक सामाजिक इकाई है और विश्व के समाजों में अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी परिवार में कंपोनेंट के रूप में पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। और भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सबको भली भांति तरीके से परिचित हैं कि संयुक्त और एकल परिवार बहुत ही फेमस है। संयुक्त और एकल दोनों प्रकार के परिवार को जो है हम बेसिकली देखते हैं। अब यूजीसी नेट में ये नहीं पूछता कि संयुक्त परिवार की डेफिनेशन बताइए, उसकी विशेषता बताइए, एकल परिवार की विशेषता बताइए। ये कुछ परिवार और विवाह के टाइप बताए गए हैं, उनके आधार पर पूछे जाते हैं। तो अभी मैं इन पर जिक्र करने वाला हूँ, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने। कह रहा है कि परिवार सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जिसका व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व होता है और परिवार सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक निर्णायक इकाई है जो परिवार के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, जब कभी हमें अप्लाइड टाइप के लेकर प्रश्नों की बात करता है तो आप लोग कहिएगा कि जो परिवार है वह एक सामाजिक इकाई है। और एक परिवार का अगर हम बात करें तो एक वंशानुगत व्यवसाय रहा है, लेकिन वर्तमान समय में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य भी रहे हैं, है ना। तो परिवार के जब बात होती है ट्रेडिशनल फंक्शनल को लेकर, फैमिली को लेकर, तब बात होती है सार्वभौमिक और सार्वकालिक निर्णायक इकाई को लेकर। इसको हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फंक्शनल ऑफ फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका तात्पर्य केवल इतनी बातें ध्यान रखें कि परिवार के परंपरागत कार्य संस्कृति और परंपरा द्वारा निश्चित होते हैं और विभिन्न समाजों की जो भिन्न भिन्न परंपराएं होती हैं उनके कारण अलग अलग समाज में परिवार के कार्य भी देखने को हमें विभिन्न तरीके से मिलती है। तो अगर मैं आपसे एक नोट करिएगा कॉपी पर अपने, बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी शास्त्री बोलते हैं। बात को समझिएगा, ये मैं परिवार के अंतर्गत ट्रेडिशनल कार्य की बात कर रहा हूँ जहाँ आपसे बात करता सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक निर्णायक इकाई के रूप में। तो प्राणी शास्त्री जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो 3 टाइप की होती है। मैं आपको बता दूं, एक होता है सदस्यों की शारीरिक रक्षा को लेकर, दूसरा होता है भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था को लेकर और तीसरा होता है निवास स्थान की व्यवस्था को लेकर। तीसरा होता है निवास स्थान को लेकर। तो नोट कर लीजिएगा, जब बायोलॉजिकल परिवार की बात करें, फंक्शन बताइए, कितने कार्य बताए गए हैं, तो 3 ही कार्य बताइएगा और उनका नाम नोट कर लीजिए। सदस्यों की रक्षा, और उसके बाद भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था, और एक कहिएगा निवास स्थान की व्यवस्था। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ समाज कार्य के क्षेत्रों पर। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है जिसे परिवार द्वारा वह पूरा करता है। अब मैलिनोवस्की एक विद्वान है, एक जी, मैं अब क्या करें सर,
हेलो, मेरी बात एक बार म्यूट हो जाइएगा सर, आप सभी लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेलिनोवस्की एक विद्वान है जिनका नाम हमें प्रकार्यवाद में मिलता है। खासकर इन्होंने आवश्यकताओं पर बात किया था। सर थर्ड नंबर क्या बताया था? निवास स्थान, निवास स्थान, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेलिनोवस्की के बारे में। मेलिनोवस्की ने क्या कहा कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो एक परिभाषा, डेफिनेशन परिवार की मेलिनोवस्की के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि परिवार एक ही ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था में अपने साथ लाया है। वहीं अगर हम बात करें तो हम लोगों से ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हम बात करें एल्मर, एल्मर अपनी पुस्तक लिखते हुए कहा है कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द के फैमलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास होते हैं। तो आप लोग को पता है, आप सभी लोग जानते हो कि लैटिन फैमिली जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमलस शब्द से बना हुआ है। लेकिन अब आज आपने जान लिया कि ये किस किताब में और किस विद्वान ने कहा है, ये भी आपको पता हो चुका है। तो एल्मर एक विद्वान है, समाजशास्त्री विद्वान है। इन्होंने ही सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली की एक किताब लिखा और उस किताब में फैमिली को सही तरीके से परिभाषित किया है, उसकी व्याख्या किया है व्यापक लेवल पर, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी हम लोगों से पेपर में आता है। परिवार क्या होता है? परिवार एक ऐसी संस्था है जिसकी परिभाषा ऐसी नहीं की या नहीं दी जा सकती जो सभी देश काल के परिवारों के लिए सही हो। मुख्य कारण यह है कि परिवार के रूप एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहता है। कहीं पर एक विवाह प्रथा मान्य है तो कहीं पर बहु विवाह प्रथा भी मान्य है। तो एक विवाह और बहु विवाह का प्रभाव परिवार पर पड़ता है। इन्हीं सब बातों का दृष्टि में रखते हुए एक विद्वान थे जिनका नाम था डनलप महोदय। डनलप महोदय ने कहा कि परिवार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती है ना। तो याद रखेंगे इनके बारे में भी, डनलप के बारे में। डनलप के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र कर रखा है। क्या इनके बारे में आपको पता है? मैं बता रखा हूँ डनलप के बारे में, बताएंगे आप इनके बारे में? डनलप अगर आपको नहीं पता तब भी आप बोल सकते हैं, तो मैं आगे चलूँगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा समय व्यतीत करने से बढ़िया है कि आगे बढ़ें, है ना। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? सर बताया था आपने ना। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। डनलप का नाम, डनलप ने फैमिली सपोर्ट ऑफ सोशल वर्कर के रूप में इनकी भूमिका हमें देखने को मिली है। डनलप नाम नोट कर लीजिए, डनलप का। रुथ डनलप इनका पूरा नाम है, रुथ डनलप इनका पूरा नाम है। इनकी भूमिका कहाँ मिलती है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी मिलती है और फैमिली डेवलपमेंट में भी मिलती है। इन्होंने कहा कि परिवार जो है सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। और किसने बोला नहीं है सार्वभौमिकता? तो डनलप ने। और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द देखिए आप लोग को मैंने शुरुआत में बताया, ये देखो लिखा हुआ ना, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक निर्णायक इकाई है ना। तो यहाँ पर बात होती है जब हम परिवार के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, तो परिवार एक सामाजिक इकाई है, इसलिए हमने सार्वभौमिक का नाम लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डनलप का स्टेटमेंट आता है, तो ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट आपका फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ परिभाषा को देखते हुए आगे चलते हैं। परिवार के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। परिवार की परिभाषाओं की बात अगर हम लोग करें तो एक परिभाषा आती है मैकाइबर एंड पेज का। मैकाइबर एंड पेज ने कहा कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है, वह परिवार कहलाता है। अगर आप लोगों से कभी कोई पूछे कि परिवार की परिभाषा बताइए तो आप लोगों को यही परिभाषा बतानी है, ठीक है। क्या बताना है कि यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है, वही परिवार है। ये परिवार की परिभाषा मैकाइबर एंड पेज की है।
मैकाइबर एंड पेज की है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, एक लूसी मेयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें परिभाषा में, तो परिवार की उन्होंने कहा कि परिवार एक गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ मतलब एक प्रकार से समूह होता है गृहस्थ का, और जहाँ ग्रामीण चीज़ों को रिलेट किया गया है, और जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, उनके मूल में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं। तो कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिवार का जो है परिभाषा बताया, उसकी संरचनाओं के बारे में जिक्र किया है ना। तो कई विद्वानों के नाम हमें देखने को मिलता है, परंतु आप ध्यान रखें मैकाइबर पेज का। किंग्सले डेविस की बात कर ले अगर हम लोग, तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्र, अभी हम बात करेंगे कि संगोत्र भी क्या होता है, पहले भी मैंने आप लोगों से इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। संगोत्र के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे से संबंधी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परिवार की परिभाषा बन जाती है, और ये किंग्सले डेविस की परिभाषा बन जाती है। यहाँ तक बातें आप सबको स्पष्ट है? क्या आप सभी लोग कर लेंगे? यस सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया है, आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को करना है। आगे बात करेंगे परिभाषाओं से, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो परिवार के कुछ 5 एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। पेपर में हम लोगों से तत्वों के बारे में भी प्रश्न आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवार के 5 तत्व शामिल किए गए हैं, है ना। तो 5 तत्वों में अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है स्त्री पुरुष का यौन संबंध, एक होता है यौन संबंधों का विविधपूर्ण स्वीकार करना, एक होता है संतानों की वंश व्यवस्था, एक होता है सहनिवास और सहनिवास। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 4 तत्व को लिया है, 4 तत्व आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 तत्व होते हैं। पांचों तत्वों के बारे में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? बता दीजिए एक बार सभी लोग। परिवार के 5 तत्व। अब आप यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे, परिवार के अंतर्गत जो 5 तत्व बताए गए हैं उसमें फंक्शन को रिलेट किया गया है, यानी क्रिया को रिलेट किया गया है, कार्य को रिलेट किया गया। तो कार्य जब हम बात करते थे ट्रेडिशनल सोशल वर्क के बारे में, तब हम जिक्र वहाँ पे हमें मिलता था फंक्शन को लेकर, ठीक है, कार्यों को लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा, परिवार के 5 तत्व होते हैं। एक, स्त्री पुरुष का यौन संबंध, यौन संबंधों का विविधपूर्ण स्वीकार करना, संतानों की वंश व्यवस्था, और सहनिवास, और परिवार के कार्य, या आप करिए प्रकार, ठीक है। अब उसके बाद उसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, सार्वभौमिकता का मतलब क्या था। सार्वभौमिकता आप शब्दों में लिखा हुआ है कि परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है, और परिवार हर समाज, काल, देश, परिस्थिति में पाया जाता है, चाहे इनका स्वरूप कुछ भी हो। समाज का इतिहास ही परिवार का इतिहास रहा है, क्योंकि जब से मानव का जन्म इस धरती पर हुआ है तभी से परिवार रहा है, चाहे उसे उनका स्वरूप भले ही कुछ रहा हो, या कुछ कम रहा हो, या कुछ ज़्यादा रहा हो, इस तरीके की प्रक्रिया सार्वभौमिकता में आती है। तो परिवार हर समाज, हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में पाए जाते हैं, ये इसलिए इसको सार्वभौमिकता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आता है भावनात्मक आधार। परिवार का आधार व्यक्ति की वे भावनाएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए उनके परिवार का निर्माण किया जाता है, चाहे वात्सल्य, यौन सहयोग और सहानुभूति। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक आधार भी हमें देखने को मिलता है परिवार में। अगर आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा, परिवार की विशेषताओं पर टिप्पणी डालें। अब जब परिवार की विशेषताओं पर टिप्पणी डालने की बात करेगा ना, तब हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सार्वभौमिकता है, भावनात्मक है ना, सार्वभौमिकता के साथ भावनात्मक आधार है, और सीमित आकार है, ये सब मिलता है। भावनात्मक आधार में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे माता का प्रेम अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। यह सब कुछ संवेदनात्मक भावनाओं के कारण ही है ना। तो माता और पिता में संतान की कामना की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसी मूल प्रवृत्ति के साथ उनके प्रति वात्सल्य भी पाया जाता है। उसके प्रति वात्सल्य का मतलब समझते हो?
माता पिता के हृदय से होने वाला अपने बच्चों के प्रति नैसर्गिक प्रेम, उसको अब क्या बोलते हैं, वात्सल्य बोलते हैं। समझते चलिए आप लोग, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे आप सबको सोशल वर्क में। वात्सल्य का मतलब समझ में आया आपको, बताइए। माता पिता के हृदय में होने वाला अपने बच्चों के प्रति जो नैसर्गिक प्रेम होता है उसी को वात्सल्य कहते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवार को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भावनात्मक आधार की। उसके बाद हमारे सामने एक आता है सृजनात्मक प्रभाव। पॉइंट केवल लिखते जाइए और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा आप पूछिए, मैं बताता हूँ उसके बारे में। हमारे सामने एक आता है सृजनात्मक प्रभाव। सृजनात्मकता के प्रभाव से साफ शब्दों में लिखा भी है कि व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए परिवार व्यक्ति पर रचनात्मक प्रभाव डालता है। जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार का व्यक्ति के विचार दृष्टिकोण निर्मित होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखिए, मिट्टी के बर्तन के समान बच्चों के भविष्य का निर्माण परिवार में ही होता है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एक आता है सीमित आकार, और सीमित आकार से आप रूबरू हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सीमित आकार में, तो परिवार का आकार सीमित होता है, ये बात आप जानते हैं। उनके सीमित होने का जो प्रमुख अगर हम बात करें कारण, रीज़न, तो यहाँ जो रीज़न है वो मैंने अभी बायोलॉजिकल एक फैक्टर बताया था, प्राणी शास्त्रीय दशाएं बताई थी, वो भूमिकाएं यहाँ पे निभाती है। तो इनका सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो परिवार में ध्यान रखेंगे, जो परिवार में पैदा हुआ हो या विवाद या गोद लेने से उनमें सम्मिलित हुआ हो। ठीक है, तो सामाजिक संगठन में और औपचारिक संगठन में परिवार सबसे छोटी इकाई होती है। आधुनिक युग में इसका आकार सीमित हो गया है, क्योंकि अब जो है परिवार रक्त समूह से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आजकल पति पत्नी और बच्चे ही इसके सदस्य रहे हैं। तो सीमित आकार में ये एक प्रकार की डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सीमित आकार में। बाकी आगे अगर हम बात करें तो एक हमारे सामने आता है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। मतलब परिवार जो होता है वो सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति है। तो आप ये भी कह सकते हो परिवार सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति में है, और यह सामाजिक संगठन की प्रमुख इकाई है ना, प्रमुख इकाई है। संपूर्ण सामाजिक ढांचा परिवार पर आधारित होता है और परिवार में अन्य सामाजिक संगठनों का विकास होता है। वही क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। ठीक है, तो परिवार क्या है, सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे मेन बात है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। और परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार किस में आता है बताइए, प्राथमिक में आता है कि द्वितीयक में आता है? प्राथमिक समूह। हाँ, परिवार एक प्राथमिक समूह में आता है। अब जब परिवार प्राथमिक समूह में आता है तो ये कहा जा सकता है कि उसके उत्तरदायित्व असीमित रहते हैं। तो परिवार के लिए मनुष्य हमेशा कार्य करता रहता है और वह इतना व्यस्त रहता है कि परिवार ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। तो परिवार में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कठिन परिश्रम करते हैं। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना मनुष्य स्वभाव में ही पाई जाती है। इसलिए सदस्यों का उत्तरदायित्व भी यहाँ पे शामिल रहता है ना। उसके बाद आता है सामाजिक नियंत्रण। परिवार द्वारा जो है सामाजिक नियंत्रण होता है, ये बात सत्य है और ये एक उचित विधि भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, परिवार द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। मनुष्य को यह नियम सिखाता है कि परिवार के अस्त्र, है ना, अगर हम बात करें अस्त्र, दिशाएं, मतलब एक प्रकार से दिशाएं प्रदान करती है, जहाँ पे समाज निषेध और विधियों के रूप में आती है ना। तो विवाह द्वारा निश्चित नियम बना दिए जाते हैं, है ना, वो प्रक्रियाएं सामाजिक नियंत्रण में आ जाती है। आप यहाँ पे देखिए परिवार प्राथमिक समूह है और इस कारण परिवार व्यक्ति के व्यवहारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है और परिवार सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति वास्तविक रूप से नियंत्रित होता है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं, सिंपल है। फिर परिवार में अस्थाई और अस्थाई प्रकृति पाई जाती है, नेचर पाया जाता है। एक अस्थाई पाया जाता है, एक अस्थाई पाया जाता है ना। देखो परिवार सीमित के रूप में, जब सीमित की बात होगी तो क्या होगा, अस्थाई होगा।
जब परिवार सीमित के रूप में होगा तो क्या होगा, अस्थायी होगा। बात को समझिए आप लोग, पेपर में हम लोगों से लिखने के लिए भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं परिवार किस टाइप में, अब पता होगा तभी तो कर पाएंगे आप लोग। परिवार जो है सीमित के रूप में अगर हम बात करेंगे तो वह अस्थायी होता है, और सीमित का मतलब हुआ दो जो है पति पत्नी मिलकर एक सीमित का निर्माण करते हैं। पति पत्नी दोनों में से किसी में से भी अगर कोई एक्सपायर हो जाने पर, ठीक है, या सीमितता जो होती है समाप्त हो जाती है। जब उन दोनों में से कोई एक्सपायर कर जाता है तो वहाँ पे जो सीमितता वाला स्ट्रक्चर जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाती है। तो इसी दृष्टिकोण में ये भी देखा जाता है कि परिवार अस्थायी का रूप बन जाता है। परंतु अब आपके मन में आ रहा कि अस्थायी कैसे होगा। परिवार संस्था के रूप में जब आता है, ध्यान से सुनिए, परिवार जब संस्था के रूप में देखा जाता है, संस्था के रूप में, तब वो क्या होता है, अस्थायी होता है। और परिवार संस्था के रूप में सदैव जीवित रहता है ना, सदैव जीवित रहता है। केवल कार्य करने वाले व्यक्ति परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए उसको अस्थायी कहते हैं। एक बार म्यूट रहिएगा, कुछ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आशा करता हूँ। आज उनका प्लीज उसकी एफआईआर करवा दीजिए ताकि मेरा परेशानी हल हो सके। एक बार म्यूट हो जाइए भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज नहीं, अभी तक मैंने आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ा बीच क्या है रंजीत सर, यहाँ जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पे बारिश हुआ है और नेटवर्क इशू हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, है ना। ओके चलो। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, यहाँ पे बारिश हुई है ना। अच्छा, अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, परिवार के बारे में बताया कि परिवार कहते किसको हैं, परिवार की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है, ये आपको बताया है जो आप लोगों के पेपर में सवाल आते हैं परिवार को लेकर। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि परिवार कितने टाइप का होता है। परिवार के कई भाग होते हैं, तो आप ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। कहा जा रहा है कि मानव समाज में वैसे विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं और इस बात से आप सभी लोग रूबरू हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सुविधा की दृष्टि से, परिवार का जो है 6 आधार बताए गए हैं। एक सत्ता के आधार पे परिवार होता है, एक वंश के आधार पे परिवार होता है, एक उत्तराधिकार के आधार पे परिवार होता है, एक निवास स्थान पर आधार पे बात करें तो परिवार का टाइप होता है, एक विवाह के आधार पर होता है, एक सदस्य संख्या या आकार के द्वारा जो विभाजित किया जाता है उसके आधार पे होता है परिवार के टाइप, है। तो परिवार के ये प्रकार है, ये क्या थे, परिवार के टाइप थे। अब हम जब टाइपों पे बात करते हैं तो वो कौन कौन से टाइप में, एक एक करके देखेंगे हम सभी लोग। पहले हम देखेंगे सत्ता एवं वंश के और उत्तराधिकारी निवास के स्थान के आधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पेपर में हम लोगों से जरूर 28 तारीख को भी यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पितृसत्तात्मक को पितृनामी के नाम भी दे सकते हैं, पितृ स्थानीय भी दे सकते हैं हम लोग, तो 3 नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब मैं आपसे पितृ के नाम पे बता रहा हूँ तो यानी साफ शब्दों में कि पिता का जो यहाँ पे जो मेल मेंबर है उसका जो होगा वर्चस्व वो सर्वोत्तम रहेगा, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे भारतवर्ष में सामान्यतः इस प्रकार के परिवार प्रायः सभी सभ्य समाजों में पाए जाते हैं। कुछ जनजातीय समाजों के उदाहरण के लिए बात करें तो उड़ीसा की खरिया और मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? पितृसत्तात्मक परिवार, जी सर। इसका मतलब आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्रीय भूमिका अधिक होती है। जब पुरुष की केंद्रीय भूमिका अधिक हो जाएगी तो पितृसत्तात्मक परिवार कह दीजिएगा, पितृ स्थानीय परिवार कह दीजिएगा, पितृनामी परिवार दे दीजिएगा। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करता है और इस व्यवस्था में महिला को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने के अधिकार बेहद कम होता है ना। अब ऐसा आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप चले जाइए तो आज भी ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, महिलाओं को निर्णय लेने के लिए बाध्य किया गया है ना। तो ये चीज़ें आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है।
आगे बात करते हैं। लेकिन अब जागरूकता आ गई है लोगों में, महिला सशक्तिकरण की भी बात होने लगी है, तो लोग धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे टाइप में। एक होता है मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक नाम से ही पता है, यानी माता जो होंगी, यानी महिला जो होगा, उसकी वर्चस्व यहाँ पर सर्वोच्च मानी जाएगी। इसी को हम लोग मातृवंशीय भी कहते हैं, मातृनामी कहते हैं, या मातृ स्थानीय परिवार भी कहते हैं। ये बात तो पता होगा आप सबको अच्छे से, बोलिए एक बार। जी, अगर आपसे प्रश्न कभी आए कि मातृ सत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा कि परिवार अधिकतर इस प्रकार के परिवार ब्रह्मपुत्र के, दक्षिण की खासी गारो जनजाति, केरल के नायर तथा दक्षिण भारत के इरुला, कदूर, ठीक है, इरीला, कदूर, पुलायन इत्यादि जनजातियों में पाया जाता है। ये जनजातियां होते हैं, गारो खासी वाली, भील जनजाति, ये सब देखने को मिलता है। परंतु यहाँ आप ये ध्यान रखें कि जिन परिवार में पारिवारिक सत्ता अधिकार माता या स्त्री वर्ग के हाथ में हो, है ना, जहाँ पारिवारिक सत्ता अधिकार माता या स्त्री वर्ग के हाथ में हो और परिवार की कर्ता पुरुष के स्थान पर स्त्री हो, तो उन परिवार को हम मातृ सत्तात्मक परिवार कह सकते हैं, मातृनामी परिवार कह सकते हैं, मातृवंशीय परिवार भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का परिवार जो है भारत की आदिवासी जनजातियों में देखने को मिला, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन डीप में सोशल वर्क में नहीं जाता है, केवल पूछता है बताइए इसकी डेफिनेशन। जो मैं आपसे यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ ये आप लोगों से पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद देखिए, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के दो टाइप बताए गए हैं, है ना। एक है मूल और केंद्रीय परिवार के रूप में, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि इस प्रकार के परिवार में स्त्री, पुरुष और उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, जिनमें अन्य रिश्तेदारों का अभाव होता है, मतलब रिश्तेदार को अभाव रहेगा, और इसका आकार जो होता है छोटा होता है। इसे व्यक्तिगत परिवार भी कहते हैं। किसको व्यक्तिगत परिवार कहते हैं? केंद्रीय परिवार को कहते हैं। केंद्रीय परिवार का एक और नाम है मूल परिवार भी, मूल परिवार भी, ठीक है। इस पॉइंट को केवल समझने का प्रयास करें, एक एक कीवर्ड्स को लिखें कि परिवार में मूल परिवार क्या होता है, मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। बाकी जब प्रश्न आते हैं तो मैं वहाँ पे सभी के बारे में व्याख्या करता हूँ, ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार के बारे में आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जॉइंट फैमिली जो होती है। हाँ, संयुक्त परिवार। आपने मुझे इंग्लिश बता दिया जॉइंट फैमिली को, मैं पूछ रहा हूँ संयुक्त परिवार कहते किसे हैं? सर, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे माता पिता, उनके बच्चे। बहुत ही सरल जवाब। करेक्ट, गुड गुड, वेरी गुड। तो संयुक्त परिवार एक बृहद परिवार होता है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, जिसमें कई सदस्य होते हैं, है कि नहीं। यह कम से कम 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों का एक संग्रह होता है ना। तो संयुक्त परिवार में साधारणतः अगर हम बात करें, माता पिता भी होते हैं, उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची भी होते हैं, उनके लड़का लड़कियां शामिल होते हैं, दादा दादी भी शामिल होते हैं, अथवा माता पिता और उनका अविवाहित जो बच्चे हैं वो भी शामिल होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, संयुक्त परिवार बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर मिताक्षर संयुक्त परिवार। बड़ा ही नया नया नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिताक्षर संयुक्त परिवार जी, बताएं क्या होता है ये मिताक्षर संयुक्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिताक्षर को मिताक्षर ही बोला जाता है ना, मिताक्षर ही कहा जाता है। आप मिताक्षरा ही लिखें, है ना, मिताक्षरा ही संयुक्त परिवार लिखें। देखो, अब अगर हम बात करें, ये एक ऐसा परिवार है, आप लोग शायद पहली बार नया नाम सुन रहे होंगे, है ना। मिताक्षर बेसिकली ये एक हिंदू लॉ में इसका जिक्र है। जी सर, किसमें? हिंदू लॉ में इसका जिक्र है, मिताक्षरा। बिल्कुल, और दायभाग दो होते हैं। एक 2005 में मिताक्षरा और दायभाग एक तरीके के परिवार होते हैं। जब अपन अपनी वसीयत या संपत्ति का जिक्र करते हैं तो दो तरीके से बनाई जाती है, या तो मिताक्षरा या दायभाग। हाँ, तो यहाँ अगर हम बात करें
तो आपको जैसे इन्होंने बताया कि एक लीगल सर्विस इंडिया यानी मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ, तो ये सत्य बात है, ये शब्द यूज किया गया है एक्ट में। पर आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मिताक्षरा जो संयुक्त परिवार होता है, यह एक संयुक्त परिवार केवल एक ही परिवार के पुरुष सदस्य को संदर्भित करेगा और उनके बेटे, पोते और परपोते को शामिल करने के लिए जो विस्तारित होता है उसी को हम लोग मिताक्षरा संयुक्त परिवार का नाम देते हैं, है ना। अभी आपने एक नाम और बोला था, क्या नाम बोला था? दाय भाग संयुक्त परिवार। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, मिताक्षरा दायाधिकार में केवल संबंध निमित्त मानती है और दायाभाग जो है पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक मतलब मिताक्षरा जो शब्द है ना, वो पिंड शब्द को अर्थ बताता है। पिंड, आप समझ रहे होंगे, पिंड, आई थिंक पिंड जानते हैं। पिंड जो शब्द मैं बता रहा हूँ, पिंड नहीं बोला जाता है जब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वजों की जब बात होती है, पूर्वजों की लेकर, तो वहाँ पे पिंड एक शब्द यूज होता है, पिंड, है ना। गांव में बेसिकली, शहरों में बहुत कम, गांव में बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो वो मिताक्षरा शब्द का अर्थ है पिंड, है ना। जहाँ शरीर करके समर्पित के अंतर्गत 7 पीढ़ियों के भीतर एक ही कुल का प्राणी ग्रहण करता है, वही दायभाग का अंग होता है ना, वो दायभाग का अंग होता है। और मिताक्षरा नियम भी अगर पूछता है पेपर में, तो ये विद्वान का ही नाम है मिताक्षरा, ठीक है, ये विद्वान का ही नाम है। इसमें आप ध्यान रखें, हिंदू विधि के अंतर्गत ये माना जाता है, इस शाखा के जो है ये संस्थापक है मिताक्षरा महोदय संयुक्त परिवार में। तो ये बेसिकली कहा गया कि बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं ये। इसमें पुत्र के पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार हो जाता है ना। और इसके प्रेरता जो है विज्ञानेश्वर का नाम दिया जा रहा है, तो आप विज्ञेश्वर का भी नाम ध्यान रख सकते हैं। विज्ञानेश्वर द्वारा जो है लिखित एक याज्ञवाचक स्मृति पर आधारित था, उच्च कोटि का भाष्य, है ना, उस पर आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके पेपर में अभी तक तो नहीं पूछा गया, परंतु आप ध्यान रखिएगा, पुत्र के पिता की संपत्ति पर जन्म से जो अधिकार है वो कौन सा नियम बता रहा है? मिताक्षरा संयुक्त परिवार का नियम बता रहा है, ठीक है। दायभाग संयुक्त परिवार भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें पिता की जो है मृत्यु या उसके देने के बाद ही पुत्र की संपत्ति का अधिकार होता है। और ये इसकी जो प्रेरता है जीमूत वाहन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बंगाल और असम में पाए जाते हैं, बंगाल और असम में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दायभाग विस्तृत परिवार के बारे में आपको तो अच्छे से मालूम है ना, जहाँ पे दादा दादी वगैरह आ रहे थे। अब बात हम लोग करेंगे, विवाह के आधार पे परिवार होता है, जैसा कि आप सबको अच्छे से मालूम है। एक विवाही परिवार, है ना, एक विवाही परिवार किसे कहते हैं? तो आप सही से जानते हैं कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, तो वो क्या कहलाता है? एक विवाही परिवार कहलाएगा, करेक्ट? बोलिए एक बार। हाँ, वो आपका एक विवाही परिवार कहलाता है। अब मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसके जिक्र हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है एक्ट, उसमें ये बात कही भी गई है कि एक पति और एक पत्नी की अनुमति देता है शादी करने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर इस एक्ट को भी ध्यान रखिए, एक विवाही परिवार को लेकर, है ना। उसके बाद हमारे सामने आता है बहुविवाही परिवार। एक बार आप लोग म्यूट हो जाइए, बहुत आप लोग अनम्यूट हैं, है ना, और आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है फिर, है ना। तो बहुविवाही परिवार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग जानते भी हैं, पॉलीजेमी के नाम से जानते हैं हम लोग। अभी आपको सारा इंग्लिश में भी मिल जाएगा, पॉलीजेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। और बहुविवाही एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविवाही बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविवाही बोलते हैं। बात समझ में आई? बहुविवाही प्रथा क्या है बताइए एक बार। यस सर। हाँ सर, एक पुरुष और कई लेडी से, मतलब जो, हाँ। अब यही बहुविवाह की जब बात होती है ना, तो इसके अंतर्गत कई पार्ट बन जाते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी पार्ट बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो बहुपत्नी विवाह होता है एक, बहुपति विवाह होता है एक,
द्विपत्नी विवाह होता है, एक समूह विवाह होता है, और ये सभी जो है बहुविवाही का ही पार्ट होते हैं, ये बहुविवाही का ही पार्ट होते हैं। तो देखो, विवाह के प्रकार दो होते हैं, एक तो एक विवाह होता है जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा है एक विवाह में, और एक होता है बहुविवाह प्रथा। वह एक ऐसी प्रथा जिसमें पुरुष अथवा स्त्री एक से अधिक विवाह करती हैं, है ना, उन चीज़ों को जिक्र किया जाता है। तो ये पहले तो राजा महाराजा जो होते थे वो करते थे, है ना, राज परिवार। तो आप जरा देखिए, जो पहला है बहुपति विवाह, इसमें कहा गया है कि परिवार, इस प्रकार के परिवार में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। एक स्त्री के अनेक पति होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए, बहुपति विवाह कहते हैं। अब इसके भी दो पार्ट हैं, आपने नाम भी सुना होगा भ्रातक बहुपति विवाह के बारे में। इस परिवार में अगर बात करें, सभी पति आपस में भाई होते हैं, है ना, सभी पति आपस में भाई होते हैं, और उसको बोलते हैं भ्रातक बहुपति विवाह कहते हैं। और ये नीलगिरी के टोडा और जौनसार की खस और मालाबार तट के नायर जनजाति में पाया जाता है। अब ये पेपर में नहीं आता है कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है, सम्मिलित करने के लिए सोशल वर्क में ये प्रश्न आता है कि आप मैच करिए, है ना, मैच करिए। एक होता है भ्रातृक बहुपति विवाह को लेकर है। परिवार इसमें कहता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सभी पति आपस में भाई हो, है ना। तो जो भ्रातक होता, भ्रातक जिन्हें आपने नाम सुना होगा, भ्राता, भ्राता का मतलब क्या होता है, भाई होता है, भाई, हाँ भाई होता है ना। तो भ्रातक जब बहुपति आ जाएगा तो समझ जाना वहाँ पर कि ये भाई होंगे सारे, और जब भ्रातक की बात होगी तो आप समझ जाना कि ये सारे भाई नहीं होंगे, ठीक है। और ये बेसिकली टोडा और नायन में इस प्रकार के परिवार जो है हमें देखने को मिलता है। एक आता है बहुपत्नी विवाह परिवार। बहुपत्नी विवाह में, इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, एक पुरुष होता है, अनेक पत्नियां होती हैं। नागा, गोंड, बैगा इत्यादि जनजातियों में इस प्रकार के परिवार जो है पाए जाते हैं। एक विद्वान आए, उनका नाम था लिंटन। लिंटन ने संबंध के आधार पर बताया कि जो बहुपत्नीय परिवार है वो और भी टाइप के हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि एक तो कहा विवाह संबंधी परिवार होता है, और विवाह संबंधी परिवार में इन्होंने कहा कि जिसमें पति पत्नी उनके बीच का संबंध पाया जाता है, यह प्रकृति रूप से अस्थायी होता है, वह विवाह संबंधी परिवार होता है। फिर लिंटन ने कहा एक और रक्त संबंधी परिवार को लेकर, तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के परिवारों में रक्त संबंधी व्यक्ति रहते हैं तथा विवाह और धन की अपेक्षा रक्त पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इस पे, है ना। और भारत में संयुक्त परिवार इसी श्रेणी में आता है। WL नागर जो है नारर परिवार को दो भागों में डिवाइड किया है ना, दो भागों में डिवाइड किया है। एक बताया है जन्म मूलक परिवार, और एक बताया है प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। तो अगर हम जन्म मूलक परिवार की बात करें तो यह वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार जन्म मूलक परिवार कहलाता है, ठीक है। और प्रजनन मूलक परिवार क्या होता है, जिस परिवार में युवक युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं और उन्हें प्रजनन मूलक परिवार का नाम दिया जाता है, प्रजनन मूलक परिवार का नाम। इसी में एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, पालक्त परिवार, सुना है, पालक्त परिवार दंपत्ति परिवार का नाम देता है, नहीं सुना है आपने, दंपत्ति परिवार, पालक्त परिवार, कंजुगल फैमिली, कंजुगल फैमिली, है ना। विलियम जे गुड्डे का कॉन्सेप्ट था पालक्त परिवार में, हाँ, पालक्त परिवार में कंजुगल फैमिली का पार्ट वो होता था, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा आप लोगों को, है। उसके बाद एक नाम आता है जिम्मरमैन के परिवार के अकॉर्डिंग। अब जब हम जिम्मरमैन के बात करें तो इन्होंने परिवार के 3 टाइप बताए। एक नासिकता का परिवार बताया था, नासिकता का परिवार बताया था, है ना। अगर हम नासिकता के परिवार के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब किसी परिवार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त में परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो, तो ऐसे परिवार की नासिकता पर परिवार कहा जाता है। मतलब ध्यान रखिए, परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो, स्वार्थ, है ना।
तो ये बेसिकली संयुक्त परिवार भारत में, विस्तृत परिवार में देखने को मिलता है। एक उदाहरण इसका नासिकता का। नासिकता शब्द है एक, जानते हैं किस विचारक का नाम आता है नासिकता शब्द में? बता सकते हैं? गांधी जी का नाम आता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब, गांधी जी का नाम आता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक आता है अति लघु परिवार। जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो उसे, अपना स्वार्थ है ना, स्वयं का हो गया, तो उसे अति लघु परिवार का नाम दिया जाता है ना। ये व्यक्तिवादी परिवार कहते हैं इसको हम लोग, अति लघु को भी, है ना। एक होता है घरेलू परिवार, और यह उपर्युक्त दोनों परिवार के बीच में जो स्थिति आती है, यहाँ व्यक्ति के स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ में एक ही समझौते की जो स्थिति होता है उसको हम लोग घरेलू परिवार का नाम दे देते हैं। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद बर्गेस और लॉक के अकॉर्डिंग कहा गया 2 टाइप का होता है। एक संस्थागत होता है परिवार, इसमें कहा कि सदस्यों का व्यवहार लोकाचार और जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसे ही संस्थागत परिवार कहते हैं। तो ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का जो व्यवहार है ना, लोकाचार और जनरीतियों से रिलेट कर रहा हो। लोकाचार क्या होता है जानते हैं? लोकाचार का अर्थ क्या होता है भाई? शिष्टाचार, सामाजिक संबंध बनाए रखने के स्थिर में अगर हम बात करें तो व्यवहार या बर्ताव, लोकाचार, लोक बिहेवियर, लोक व्यवहार, लोकाचार। और जनरीतियाँ क्या होती हैं? सामाजिक रीतियाँ भी कह सकते हैं। जनरीतियाँ क्या होती हैं? जनरीतियाँ, जनरीतियाँ बताएं, पढ़ाया मैंने, जनरीतियाँ पढ़ाया है। सर ये फोकवेज होता है ना जो समनर में दिया था। हाँ, जनरीति जो है आपका समनर का नाम आता है, आपने सही जवाब दिया है। तो जनरीतियाँ क्या होती है? जनरीतियाँ बेसिकली सामाजिक प्रतिमान को बताता है ना, जीवन के व्यवहार के प्रतिमान को बताता है ना, जनरीतियाँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जनरीतियाँ और लोकाचार में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। जनरीतियाँ जो होता है वो एक समुदाय में या अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको जनरीति कहते हैं। और जनरीतियों को फोकवेज कहा जाता है। और ये बात आपको बता दूं, समनर ने कहा है। और जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी होती है, उसको जनरीति कहते हैं। और जब लोक बिहेवियर की बात होता है, व्यवहार का, लोकाचारों की बात होती है, तो उसको लोग बिहेवियर का नाम देते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। एक सहचर्य परिवार होता है, एसोसिएट इसको बोलते हैं। दंपत्य स्नेह एकात्मकता पर आधारित परिवार को सहचर्य परिवार कहते हैं। और इस प्रकार के परिवार की मुख्य विशेषता होती है विवाहित युग्म, मतलब पेयर, जोड़ा, और सहचर्यात्मक जीवन बिताने का मनोकामना करता है ये, है ना। तो ये सहचर्य परिवार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात कर रहा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है परिवार के प्रकार को लेकर। हम लोगों से परिवार के प्रकार से भी कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको पता रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द आपके सामने आ गया है ये। तो जॉर्ज पीटर मर्डोक, जॉर्ज पीटर मर्डोक, इन्होंने लगभग अगर हम बात करें तो 250 समाजों का अध्ययन किया था। और परिवार का एक सार्वभौमिक संस्था का मर्डोक ने परिवार के 4 कार्य बताए थे। मर्डोक ने कितने कार्य बताए थे बताइए? 4। अब उन्हीं में से अगर हम बात करें तो एक आर्थिक कार्य बताया इन्होंने, एक प्रजनन संबंधी कार्य, एक धार्मिक और पालन पोषण, और एक शैक्षिक कार्य। इतने कार्यों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, 4 कार्यों के बारे में। और बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक एक लाइन में बता भी देना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़, है ना। देखिए, आर्थिक कार्य का मतलब ये हुआ कि श्रम का विभाजन हो जाए, संपत्ति का प्रबंधन हो जाए, उत्पादन की इकाई हो जाए, उत्तराधिकार का निर्धारण हो जाए। उत्तराधिकार का मतलब हुआ कि प्रत्येक समाज में संपत्ति और पदों की पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी देने की व्यवस्था पाई जाती है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार जो होता है पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता है, जबकि मातृ सत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री या मामा के भांजे को होता है ना। तो ये उत्तराधिकार का निर्धारण भी बताता है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रजनन संबंधी कार्य, प्रजनन संबंधी कार्य भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दूं, जब आपको मैं बता रहा था बायोलॉजिकल के बारे में, तो देखो, एक तो यौन इच्छाओं की पूर्ति,
संतानो उत्पत्ति के बारे में, प्रजाति निरंतरता के बारे में। देखिए, यौन इच्छाओं की पूर्ति, मानव की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार युवा समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृति विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमित और स्वतंत्रता नहीं दे सकता है, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप जो संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है, पदाधिकारी एवं उत्तराधिकार वंश के नाम व्यवस्थाएं हैं, वो जुड़ी हुई चीजें हैं इससे। और एक होता है संतानोत्पत्ति भी। तो यौन संतुष्टि एक क्रिया के रूप में भी है ना, तो क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं हो जाती है, इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में भी होता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आता है एक धार्मिक को लेकर भी। धार्मिक, इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी होता है और सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, त्यौहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। ईश्वर पूजा और आराधना, पूर्वज जो होते हैं पूजा अधिकारियों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, हिंसा अहिंसा धारणा जो करता है वो व्यक्ति परिवार से ही सीखता है। इसलिए कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य को भी मेंशन किया गया है इसमें। और एक होता है शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य का मतलब हुआ कि परिवार ही बच्चे का प्रथम पाठशाला है जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षाएं जीवन आत्मसात होती रहती है। महापुरुषों की जीवनी इस बात की साक्षी है कि उसके व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है ना। तो परिवार में ही बालक क्या करता है? स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन इत्यादि शब्दों से रूबरू होता है। तो इसलिए शैक्षिक कार्य भी यहाँ पे शामिल है। तो ये आपका नाम मर्डोक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उसके बाद अकबर और निमकॉफ के अकॉर्डिंग परिवार के कार्य बताए गए, देख सकते हैं। स्नेह और प्रेम संबंधी कार्य है, आर्थिक कार्य है, मनोरंजन संबंधी कार्य है, पालन पोषण और रक्षा संबंधी कार्य है, धार्मिक है और शिक्षा से संबंधित कार्य है ना। ये चीज़ें शामिल की गई हैं इसमें। रिक एक विद्वान है। रिक ने भी बताया है 4 भागों में, एक वंश वृद्धि, समाजीकरण, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति और नियंत्रण और आर्थिक कार्य, ये भी जिक्र किए गए हैं, है ना, इनके बारे में। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सामान्य रूप से हम परिवार के कार्यों की जब विवेचना करते हैं तो उसके रूप में परिवार एक जैविक प्रकार्य है। और परिवार एक जैविक प्रकार्य का मतलब क्या था? प्राणी शास्त्रीय है ना, प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजिकल फैक्टर है ये। तो इसका मतलब यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, अभी भी मैंने बताया है ना, कि व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है। परिवार युवा समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृति विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है, तो इसलिए आपका ये माना जाता है एक पॉइंट। फिर संतानोत्पत्ति के कार्य है। यौन संतुष्टि एक क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती है, इसका परिणाम जो है संतानोत्पत्ति के रूप में होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है कि मृत्यु को प्राप्त करने वाले सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। तो संतानोत्पत्ति की भी कार्य यहाँ पे मेंशन है। फिर एक आता है प्रजाति का विकास, या आप कह लीजिए प्रजाति की निरंतरता। तो परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है और यही मृत्यु और अमृत्यु का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म लेकर परिवार के मानव की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखना है। इस तरीके की बात हमें प्रजाति के विकास में मिलता है। तो प्रजाति में एक विद्वान थे, गुड्डे नाम था। गुड्डे ने कहा भी था कि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना करे तो समाज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात कही गई है परिवार जैविक प्रकार्य के रूप में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य बताए गए हैं। अब शारीरिक सुरक्षा के कार्य जो होते हैं, एक तो आप शारीरिक शिक्षा भी रख सकते हो। बच्चों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पालन पोषण कर सकते हो, भोजन निवास वस्त्र की व्यवस्था भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए
कि अगर हम बात करें भोजन निवास, तो परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का एक प्रमुख कार्य रहा है, इसलिए आपका ये सबसे पहले रहता है। ठीक है, निवास की बात करता हूँ तो निवास और वस्त्र की व्यवस्था के रूप में, तो परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की व्यवस्था करता है। घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मानव की पूर्ण शांति प्राप्त होती है। चाहे सर्दी, गर्मी, वर्षा से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र और स्थान प्रदान करता है, इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा। फिर बच्चों का पालन पोषण होता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में शिशु के पालन पोषण के लिए अनेक संगठन का निर्माण किया गया, लेकिन जो भावनात्मक पर्यावरण है वो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, केवल परिवार ही प्रदान कर सकता है ये बात, तो ये भी सही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद है सदस्यों की शारीरिक रक्षा, मतलब वृद्धावस्था में बीमारी, दुर्घटना, असहाय, अपाहिज हो इत्यादि जो आते हैं, ऐसी अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की सेवा करता है, तो सदस्यों की शारीरिक रक्षा भी हो जाती है ना। तो बड़ा ही सरल है, इन चीज़ों को केवल समझना है आपको, बस कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। परिवार के मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं यहाँ पे, शारीरिक जो है श्रम विभाजन लिया गया है, यहाँ पे श्रम विभाजन का भी पार्ट इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। और आय का प्रबंधन है, संपत्ति का प्रबंधन है, उत्तराधिकार का भी प्रबंधन है, इन सारी चीज़ों के भी बारे में जो है जिक्र किया गया है यहाँ पर, है ना, ये भी शामिल रहेगा। परिवार सामाजिक प्रकार के रूप में है ना, ये चीज़ें वही है, ठीक है। अब एक देखिए, हम लोग देखते हैं उभयवाही परिवार क्या होता है। उभयवाही परिवार, जिस परिवार में संतान का माता पिता दोनों के संबंधियों के साथ समान रूप से संबंध रखता है, तो उभयवाही परिवार कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी दादा दादी, नाना नानी के समान रूप से संबंधित होता है, तो उसको हम लोग उभयवाही या उभयवाही परिवार का नाम देते हैं, ठीक है, उभयवाही परिवार का नाम देते हैं, जिस परिवार में संतान का माता पिता दोनों के संबंधियों के साथ समान रूप से संबंध होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है सम्मिश्रित। अब जब दो या अधिक मूल परिवार के निर्मित एक ऐसा परिवार जिसका निवास एक ही स्थान पर एकल रूप से में होता है, ठीक है, तो उसे सम्मिश्रित परिवार हम लोग कहते हैं, सम्मिश्रित परिवार कहते हैं। यौगिक परिवार, बहुविवाह के आधार पर बने परिवार का यौगिक परिवार कहा जाता है, बहुविवाह के आधार पर बनाया जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दंपत्ति, देखिए यही मैंने आप लोगों को बताया भी था, दंपत्ति परिवार किसका नाम आता है, इसी को कंजुगल फैमिली का नाम देते हैं हम लोग, है ना, याद रहेगा किसका नाम आता है, विलियम जे गुड्डे का नाम आता है, याद रहेगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कैसे, ध्यान से मेरी बातों को समझिए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, इसमें ये ध्यान रखना कि ऐसा परिवार जिसमें रक्त संबंधों की अपेक्षा पति पत्नी के संबंध को अधिक महत्व एवं जो प्राथमिकताएं होती हैं वो दी जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दंपत्य मूलक परिवार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पति पत्नी के संबंध को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, रक्त, है ना, तो ये बेसिकली दंपत्य परिवार का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। और विवाह के आधार पर निर्मित इस प्रकार के परिवार की रचना पति पत्नी और उसके अविवाहित आश्रित संतानों द्वारा होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक द्विस्थानीय परिवार होता है, एक ऐसा परिवार जिसमें विवाहों उपरांत, विवाह के बाद पति पत्नी के साथ साथ नहीं रहते हैं, बल्कि वे अलग अलग उन्हीं परिवारों में रहते हैं जिनमें उनका जन्म हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, द्विस्थानीय परिवार कहते हैं, ठीक है, इसको। उसके बाद बात करते हैं उभय स्थानिक जो है विस्तरित परिवार होता है, जब विवाह के बाद पुत्र और पुत्री अपने मूल परिवार में ही रहते हैं, तब इस प्रकार के उभय स्थानिक परिवार का जन्म होता है, और इस प्रकार के बंधन सूत्र पिता तथा पुत्र अथवा माँ और पुत्री के बीच होता है, उसको बोलते हैं उभय स्थानिक विस्तारित परिवार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं लूसी मेयर ने विवाह की परिभाषा दिया है कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है, उसे विवाह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। बोगार्ट्स महोदय ने कहा है विवाह की परिभाषा देते हुए कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, वो क्या है, विवाह कहलाती है,
ये बोगार्स महोदय की है, जिन्होंने सामाजिक दूरी का मापन दिया था। अच्छा, ये मर्डोक के बारे में मैंने भी बता दिया आपको। यहाँ पे एक विवाह के बारे में भी आपको बता दिया है। एकल विवाह होता है, एक बहुल विवाह होता है, ये बारे में आपको पता ही है, आप सबको अच्छे से जानते हैं, है ना। बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख लेंगे, भ्रातक बहुपति विवाह क्या होता है, अभ्रातक बहुपति विवाह क्या हो जाता है ना। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बहुपत्नी देखिए द्विपत्नी विवाह आता है एक, और एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है, उसे द्विपत्नी कहते हैं, है ना। कई बार पहली स्त्री के संतान ना होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता, तो जैसे आर्गन और एस्किमो जनजाति में यह प्रथा जो है प्रचलित है। इसको बोलते हैं बायोजेमी यानी द्विपत्नी विवाह कहा जाता है इसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक समूह विवाह होता है। समूह विवाह में पुरुष एक समूह स्त्रियों के एक समूह में विवाह करता है। तो यह जो है समूह कपल में प्रत्येक पुरुष जो होता है, प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री की पति होता है, और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी कि ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा रही, है ना। ग्रुप मैरिज इसको बोलते हैं, है ना, ग्रुप मैरिज, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है आप लोगों को इसमें विवाह के बारे में। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे एक अंतर विवाह भी हम लोगों से पेपर में आता है सवाल करके। अंतर विवाह किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर विवाह कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर विवाह बोलते हैं। और एक बहिर्विवाह होता है। बहिर्विवाह में क्या होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढता है, तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया है। गोत्र एक बहिर्विवाह होता है। तो हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध होता है ना। ये तो बात आपको पता होगा। तो गोत्र का सामान्य अर्थ होता है उन व्यक्तियों के समूह से जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि पूर्वज से हुई है, ठीक है। और गोत्र शब्द के 3 और 4 अर्थ होते हैं, जैसे गौशाला हो गया, गाय हो गया, गाय का समूह हो गया, किला हो गया और पर्वत हो गया। इस प्रकार एक घेरे में या स्थान पर रहने वाले लोगों को परस्पर विवाह को वर्जित करता है गोत्र पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे आप देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा वर्तमान में जो संगोत्र है ना, बहिर्विवाह से प्रतिबंध हटा दिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सप्रवर बहिर्विवाह होता है, और समान पूर्वजों के एक समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर संबंध मानते हैं। तो एक प्रवर में विश्वास करने वाले विवाह नहीं करते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा सप्रवार विवाह संबंधी निषेधों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जब भी कभी सप्रवार विवाह वगैरह है तो ये पेपर में आता भी नहीं, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। एक होता है सपिंड बहिर्विवाह, है ना। और सपिंड विवाह में क्या बताया गया? जैसे सपिंड अर्थात मृतक व्यक्ति को पिंडदान देने वाले या उनके रक्तकरण से संबंधित होगा, उससे रिलेटेड है। मिताक्षर के अनुसार भी कहा गया सभी जो एक ही शरीर से पैदा होते हुए उसे सपिंड कहते हैं। वशिष्ठ ने पिता की ओर से 7 अगर हम बात करें 7 व माता की ओर 5, गौतम ने पिता की ओर से 8 व माता की ओर से इन्होंने 6 पीढ़ियों तक के लोगों का विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। अब ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। तो माता पिता दोनों पक्षों के 3-3 पीढ़ियों में सपिंडों के परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। तो अब ये भी रोक लगा दिया गया है, ठीक है। ये नाम देखे रहिएगा, ताकि हालांकि पेपर में नहीं अभी तक आया है, लेकिन जैसे आप देखेंगे सपिंड जो है रोक दिया गया है, संगोत्र को रोक दिया गया है। अगर बाय द वे क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर लेंगे फिर वहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है ये सब, तो हो सकता है हम सबसे पूछा भी जाए, है ना। फिर ग्राम बहिर्विवाह की बात करें अगर हम लोग, तो ग्राम बहिर्विवाह की प्रथा भी काफ़ी प्राचीन है। पंजाब और दिल्ली में उस गांव से ही या उस गांव में भी विवाह वर्जित है जिसकी सीमा व्यक्ति गांव से मिलती है। इसको बोला टोडम बहिर्विवाह होता है ना। अनुलोम विवाह भी देखो हमसे पेपर में आता है। जब एक उच्च वर्ण की या जाति या उपजाति या कुल या गोत्र का लड़का विवाह ऐसी लड़की से करता है जिसका वर्ण जाति उपजाति कुल गोत्र लड़के से नीचा हो, तो उसे हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, हम लोगों से पेपर में पूछा जाता है इसको, ठीक
ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एक प्रतिलोम विवाह आता है। तो इस प्रकार के विवाह में लड़की जो होता है उच्च वर्ण जाति उपजाति कुल की होती है, जबकि लड़का निम्न जाति और वर्ण या वर्ग या उपजाति या कुल का होता है। तो समझो क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं यहाँ पर, है ना, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह दोनों ही वैध माना गया है, ठीक है, ये माना गया है, इसलिए पेपर में आता भी है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये है, आप आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ में है, मैं अभी आपको पीडीएफ जो है शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सारा एक्ट भी 2-4 एक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं।